Second application of conservation of linear momentum, गन बुलेट सिस्टम। यहाँ गन जिसका मास mg और एक बुलेट जिसका मास mb है। इस सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पहले ये बुलेट गन के अंदर थी। आफ्टर फायरिंग जो बुलेट है वो vb स्पीड से, vb वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ जनरली इस गन की रिकॉइल वेलोसिटी पूछी जाती है। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब आफ्टर फायरिंग ये जो गन है किस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो पूछी जाती है। इसकी डायरेक्शन वैसे तो हमें मालूम है कि पीछे की ओर आएगी, लेकिन अभी हम ये मान के चलते कि हमें नहीं आइडिया है कि गन की स्पीड या गन की वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग कहाँ जाएगी। तो उसको फाइंड करने के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। जब ये बुलेट गन के अंदर थी तो इस सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था और इंटरनल फोर्स के थ्रू ये गन बुलेट पर आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। मतलब इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है इन फायरिंग करते समय यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। So by conservation of linear momentum, initial momentum of system is equal to final momentum of system. Initial momentum जैसे हमने बात किया था रेस्ट पे थे सिस्टम तो 0 is equal to final momentum। बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो mb vb वेक्टर प्लस गन का मोमेंटम mg vg वेक्टर। यहां से vg वेक्टर वेलोसिटी ऑफ गन is equal to माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू vb वेक्टर मिला। इस इक्वेशन से हमें साफ पता चल रहा है जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स अगर बुलेट आगे की तरफ मूव कर रही है तो गन पीछे की तरफ मूव करेगा और इसी वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं। अब ये कोई सा भी ऐसा सिस्टम हो सकता है कि कोई भी एक बॉडी से अगर उसका पार्ट आगे फायर हो रहा है तो जो बॉडी है वो पीछे की तरफ मूव करेगी अगर इनिशियली रेस्ट पे है, और उस वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक न्यूक्लियस है उसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टिकल है डॉटर पार्टिकल होगा, डॉटर न्यूक्लियस होगा, वो किस रिकॉइल वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका भी सेम कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन ब्लॉक बुलेट सिस्टम। इसमें दो केसेस है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस, एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है जो इनिशियली रेस्ट पर है और इससे जस्ट पहले कोलाइड करने से जस्ट पहले जो बुलेट है वो v0 स्पीड से आ रही है। ये जो डायग्राम बना हुआ है जस्ट बिफोर कॉलिजन है। इसे ब्लॉक से टकराने से जस्ट पहले जो बुलेट की स्पीड है वो v0 है और ये ब्लॉक रेस्ट पर है। आफ्टर कॉलिजन ये बुलेट इस ब्लॉक में एम्बेडेड हो गई और v स्पीड गेन कर ली और उसके बाद में ये v स्पीड से जैसे ही आगे जाने लगता है स्ट्रिंग के थ्रू ये एक आर्क पर मूव करने लगता है और तब तक मूव करेगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। और जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये जो ब्लॉक है वो इनिशियल लेवल से h हाइट तक ऊपर उड़ता है। यहाँ इस प्रोसेस में दो कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट, जो कॉलिजन हो रहा है इस कॉलिजन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट इंटरनल फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इसको डिटेल में हम कॉलिजन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अच्छे तो जानते हैं कि इस कॉलिजन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबल है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के अंदर दो एलिमेंट है, एक ब्लॉक है दूसरा बुलेट है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट mv0 प्लस ब्लॉक का 0 इज इक्वल टू, अब कंबाइंड हो चुके हैं तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v वेलोसिटी। यहां से हमने वेलोसिटी ऑफ सिस्टम फाइंड कर लिया आफ्टर कॉलिजन, स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि आफ्टर कॉलिजन जो ब्लॉक बुलेट सिस्टम के पास में एनर्जी थी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दैट मीन्स यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। सो सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M g h, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को लिखते समय खास बात, कई बार स्टूडेंट क्या काम करते हैं इस पूरे मोशन में, पूरे प्रोसेस में
वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं, जो कि गलत है। ओके, यहाँ पर कॉलिजन हो रहा है और ये कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का कॉलिजन है। इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसके आफ्टर कोलिजन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें ही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2, तो 2 पॉइंट, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कॉलिजन और बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। V नॉट गिवन होगा तो H पूछ लेगा और H गिवन होगा तो V नॉट पूछ लेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि V नॉट गिवन है और H पूछा जा रहा है। सो H इज इक्वल टू, इस सेकेंड इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा। सो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2g, जैसा कि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2g, और जो V है ये आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड कर लेंगे। यहाँ से V की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे तो H की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर वो क्या काम कर सकता है कि H देकर ये V नॉट पूछ ले, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट पूछ ले। तो उस केस में क्या काम करेंगे, V नॉट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू V डिवाइड बाई स्मॉल m, ये आ गया, ये V नॉट की वैल्यू जाएगी। और जो ये V है, इस V को सेकेंड इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे, V इज इक्वल टू √2gh, यहाँ रखकर V नॉट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ब्लॉक ब्लेड सिस्टम का जो सेकेंड केस है उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि आफ्टर कॉलिजन बुलेट ब्लॉक में एम्बेडेड नहीं होकर इमर्ज होकर निकलती है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आफ्टर कॉलिजन ब्लॉक और बुलेट की कंबाइंड स्पीड नहीं है, दोनों की स्पीड डिफरेंट हो सकती है। वही सेम प्रोसेस है इन कॉलिजन के टाइम पर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे और आफ्टर कॉलिजन हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो पूरे सिस्टम के लिए होगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ ब्लॉक के लिए ही होगा, क्योंकि ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि अपनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर देता। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम in time interval of collision, mv naught plus 0 initial momentum is equal to mv1 plus mv2, ये आपको मिल गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इन टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन। और जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू mgh, यहाँ से हमें v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों केसेस में, ब्लॉक बुलेट सिस्टम के दोनों केसेस में हमने देखा है कि हमने 2 ही यहाँ कंसेप्ट अप्लाई किए हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसको हमें कॉलिजन के टाइम इंटरवल में लगाना है, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन जो बॉडी मूव करेगी ऊपर की तरफ, जहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए अप्लाई करना है। फोर्थ जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो है 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में भी हमने 2 केसेस ले रखे हैं। फर्स्ट केस के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, एक स्प्रिंग से हमने m1 m2 2 मास कनेक्ट कर रखे और इन दोनों मास को पास लाते हुए स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। एक्स कंप्रेस करने के बाद में हमने इसको रिलीज कर दिया और उसी टाइम को इनिशियल टाइम डिनोट कर दिया। कहने का मतलब एट t इक्वल टू 0 हमने इन दोनों मास को रिलीज किया, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ मासेस आर 0। स्प्रिंग के फोर्स से ये दोनों मास एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ध्यान देना, स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स मतलब इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया, मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है वो इंटरनल फोर्स के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। एट t इक्वल टू t1 टाइम ये स्प्रिंग एलम खुलते हुए, अभी कंप्रेस से खुलते हुए नेचुरल लेंथ गेन कर लेती है, और उस नेचुरल लेंथ पर m1 और m2 v1 और v2 रेस्पेक्टिवली स्पीड गेन कर लिया। तो 0 से t1 टाइम में स्प्रिंग जो कंप्रेस हुई थी वो नेचुरल लेंथ में आ गई और m1 m2 ने कुछ स्पीड गेन कर ली। यहाँ पर एनर्जी जो हाफ kx² स्प्रिंग में एनर्जी है, वो स्प्रिंग में एनर्जी दोनों ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली गई है।
इसके बाद ये पार्टिकल रुकेंगे नहीं, ये दोनों और आगे जाएंगे, तब तक आगे जाएंगे जब तक कि इनकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। तो t इक्वल टू t2 टाइम पर m1 की फाइनल वेलोसिटी जीरो और m2 की भी फाइनल वेलोसिटी जीरो और एलोंगेशन इसमें स्प्रिंग में x हो गया। यहां दो टाइम इंटरवल है, 0 से t1 एंड t1 से t2। इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t1, इस टाइम इंटरवल पे या फिर इस टाइम इंटरवल पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने की वजह से हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। सो यूजिंग COLM इनिशियली, मैं जैसे इस वाले केस को लेकर चल रहा हूँ, इनिशियली मोमेंटम जीरो और फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, लेकिन v1 v2 अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक माइनस लेंगे और एक को प्लस लेंगे। सो हमें इक्वेशन मिल गई m1v1 इक्वल टू m2v2, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करूं तो पोटेंशियल काइनेटिक में या फिर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। सो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ k x मैक्सिमम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सेकंड केस, इसमें जो स्प्रिंग है वो सिर्फ m2 ब्लॉक से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड अभी फ्री है। m1 ब्लॉक v0 स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, स्प्रिंग से कोलाइड करता है और स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे ही m1 ब्लॉक स्प्रिंग से कोलाइड करेगा, कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेशन की वजह से kx फोर्स अप्लाई करेगी आउटसाइड इस तरफ से। सो m1 पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ और m2 पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ। m1 पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो v0 स्पीड को कम करेगा और m2 पर जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स वो m2 की स्पीड को बढ़ाएगा। और यहाँ होगा क्या कि जैसे ही m1 स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, आगे वाला पार्टिकल धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा और m1 की स्पीड अभी है, मतलब कि m2 की स्पीड कम है और m1 की स्पीड ज़्यादा है। वो ठीक है कि भाई इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल m2 की स्पीड कम है और m1 की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तब तक कंप्रेस होगी जब तक कि दोनों की फाइनल स्पीड सेम नहीं हो जाती। इसकी स्पीड 0 से इंक्रीज हो रही है v तक और इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है v0 से v तक, तब तक ये कंप्रेस होगा। आफ्टर दैट m2 की स्पीड बढ़ जाएगी और m1 की स्पीड और कम हो जाएगी। इसका मतलब अब ये m2 तेज भागेगा, m1 धीरे धीरे चलेगा, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं होकर एलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो कई बार यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ लेता है इस केस में कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। इस प्रोसेस के लिए हमारे पास में दो कंसेप्ट है। फर्स्ट, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ लेकर नहीं चल रहे हैं। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल m1 v0 प्लस m2 0 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। तो यहाँ से हम फाइनल स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक v इज इक्वल टू m1 अपन m1 प्लस m2 इंटू v0, इक्वेशन नंबर 1। और मैक्सिमम कंप्रेशन केस में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। सो हाफ m1 v0 स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग नेचुरल में पोटेंशियल एनर्जी 0, m2 रेस्ट पे इसकी भी 0, इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस हाफ kx स्क्वायर x कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आराम से स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो फाइंड कर सकते हैं। इन चारों एप्लीकेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो था वो बॉम्ब ब्लास्टिंग था, वो हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। बाकी के जो 3 गन बुलेट सिस्टम, ब्लॉक बुलेट सिस्टम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इस पर हम क्वेश्चन अभी देखते हैं। जैसे हैवी न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर a इनिशियली एट रेस्ट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v, देन फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो मैंने आपको गन बुलेट सिस्टम बताया था उसी का एग्जांपल है। यहाँ पर जो गन है, गन की जगह काम कर रहा है हैवी न्यूक्लियस और बुलेट की जगह काम कर रहा है अल्फा पार्टिकल। और इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे है, सो मोमेंटम इनिशियल 0। फाइनल मोमेंटम में डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल होगा। इसका मास नंबर a है
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे जिनके मास लमसम सेम ही है। हम m मान के चल रहे हैं कि अगर न्यूक्लियॉन का मास m है और मास नंबर a है तो उसका मास हो जाएगा m इंटू a, जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल चुका है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो मास नंबर होता है 4, तो उसके न्यूक्लियस का मास हो जाएगा 4 इंटू एम। तो a इंटू एम में से 4 इंटू एम अगर मैं माइनस करता हूं तो वो डॉटर न्यूक्लियस मिल जाएगा, a इंटू एम माइनस 4 इंटू एम। इसकी स्पीड मुझे बतानी है तो रिकॉइल वेलोसिटी है तो मैं वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ डॉटर प्लस जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है 4m, उसकी स्पीड हमें v दे रखी है। मान के चलो कि ये फॉरवर्ड बाहर निकल रहा है, ऑब्वियसली बात हमें मालूम है जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो बैकवर्ड आएगा और डायरेक्शन हमें यहाँ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी माइनस के फॉर्म में। और इसको हम सॉल्व करें, vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4mv डिवाइड बाय am माइनस 4m। यहाँ से m को मान लेके m से हम कैंसिल कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा माइनस 4 अपॉन a माइनस 4 इंटू वी। यहाँ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो डॉटर न्यूक्लियस की जो वेलोसिटी है वो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल गन बुलेट सिस्टम की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम इज fired from a gun of 2 kg with speed 400 meter per second, then find first recoil velocity of gun, second ratio of kinetic energy of gun to bullet। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें अच्छी तरह मालूम है गन बुलेट सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है, तो वही अप्लाई करते हैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 इज इक्वल टू mb vb वेक्टर प्लस mg vg वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस mb mg vb वेक्टर। ये सारी वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा vg वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम 10 बाई 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ गन 2 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन रिकॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुलेट अगर आगे जा रही है तो गन पीछे की तरफ आएगी। सेकंड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पूछी है, काइनेटिक रेशो, इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी दिमाग यूज नहीं करें तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, और दोनों का मास मालूम है, दोनों की वेलोसिटी मालूम है, तो हाफ mv स्क्वायर निकाल के डिवाइड करके सॉल्व कर लें। लेकिन इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड अगर हम याद रख लें तो फटाक से ये आंसर आ जाएगा। वो क्या है, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें तो हम अगर इस वाले पार्ट को दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या आएगा, mb vb वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ mg vg वेक्टर। अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूं तो mb vb इज इक्वल टू mg vg इज इक्वल टू p मान लेता हूं। mb vb और कुछ नहीं लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट, और mg vg और कुछ नहीं लीनियर मोमेंटम ऑफ गन है, जो दोनों का लीनियर मोमेंटम इक्वल आ रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम p स्क्वायर बाई 2m, दोनों के लिए मोमेंटम सेम है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये रिलेशन हमें मिल गया। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, ये मास का इनवर्स है, इसलिए गन बाय बुलेट में मास का जो यहाँ लिखा जाएगा वो मास ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन उल्टा लिखा जाएगा। 1:2 2:1 ये तब लिखा जाता है जब इनवर्स रिलेशन हो, अगर प्रोपोर्शनल होता है तो 1:1:2 आएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है। बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है 10/1000, और गन का जो मास है वो 2 kg। सॉल्व करोगे तो 1/200 ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट ऑफ मास 10 gram is moving with 500 meter per second, strikes to a block of 2 kg and get embedded into it as shown in figure. Find height up to which system rises. ये हमने केस पढ़ा था ब्लॉक बुलेट सिस्टम का।
यहाँ पर बुलेट जो आ रही है इस ब्लॉक से, जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इनिशियली रेस्ट पर है, कोलाइड कर रहा है, एम्बेडेड हो रहा है, उसके बाद में ये सिस्टम ऊपर राइज हो रहा है। तो सोचा कि भाई किस हाइट तक ये राइज करेगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक हाइट का, एक वेलोसिटी का। तो हाइट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। और ब्लॉक बुलेट सिस्टम में दो ही कंसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कॉलिजन mv0 बुलेट ऑफ मास ऑफ बुलेट हो जाएगा 10/1000 इंटू वेलोसिटी 500 प्लस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम भी 0 होगा, इसको एम्बेडेड है तो दोनों मास मिल जाएंगे 10 ग्राम और 2 kg। तो पहले इसको कन्वर्ट कर ले 2 kg और 10 ग्राम को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 0.01 kg इंटू वेलोसिटी v मान लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 में 0.01 ऐड करेंगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं इसको लमसम 2 ही मान के चल रहा हूँ और सॉल्व करेंगे तो v इज नील इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो सिस्टम हमें मिलेगा वो सिस्टम की वेलोसिटी आ चुकी है। अब इस वेलोसिटी से सिस्टम सर्कुलर पाथ पे जाएगा ऊपर की तरफ और h हाइट गेन करेगा और उस h हाइट की वैल्यू h इज इक्वल टू v² से हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट आया है वो बाई COME मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आता है। इसको सॉल्व करेंगे 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, सॉल्व करोगे तो 0.3125 मीटर इसका हाइट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet of mass 20 gram moving with a certain velocity v0 strike to a block of 980 gram and embedded into it. If the system rises up to height 20 cm along the circular path using a light string, then find initial velocity of bullet v0. वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें हाइट गिवन है और वेलोसिटी पूछी है। प्रीवियस क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन थी, हाइट पूछा है। प्रोसेस बिल्कुल वही है, दो ही कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेट अस स्टार्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, वेलोसिटी v0 प्लस ब्लॉक जो कि रेस्ट पर है 0। अब दोनों एम्बेडेड हो गए तो मास 20 प्लस 980, ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 इंटू वेलोसिटी v मान लेते हैं हम। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 50 और v0 इज इक्वल टू 50 इंटू v, इक्वेशन नंबर 1। बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो इसको हाइट मिली है उससे हम स्पीड फाइंड कर लेंगे, v इज इक्वल टू √2gh, √2g मतलब 10 और h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20/100 सॉल्व करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब आफ्टर कॉलिजन जो ब्लॉक बुलेट सिस्टम की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाला है हाइट की हेल्प से, और ये 2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो v0 इज इक्वल टू 50 इंटू 2, 100 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet of mass 10 gram is moving with velocity 500 meter per second, strikes to a block of mass 2 kg. If bullet leaves the block with velocity of 100 meter per second, then find height up to which block rises. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो बुलेट आ रही है इससे कोलाइड कर रही है और इससे लीव कर रही है, इसको लीव कर रही है, इससे निकल जा रही है किस स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। और उसके बाद में ये जो ब्लॉक है कितना हाइट पर राइज करेगा वो हाइट हमसे पूछी है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बताया है कि यहाँ दो कंसेप्ट लगेंगे। एक कॉलिजन जो हो रहा है, यहाँ पे कोलाइड जो हो रहा है वहां पे हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, है ना। और दूसरा जब ये राइज करेगा, राइज करने में हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये इसे कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेके चल रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रखते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट बाय COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका जो अगला डायग्राम होगा वो डायग्राम हम बना देते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा।
ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कुछ न कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, मान लो v वेलोसिटी गेन कर लेता है, और जो बुलेट है वो इससे बाहर निकल जाती है 100 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो ब्लॉक है 2 kg का, ये v स्पीड से आगे नहीं चला जाएगा ऐसे, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए जैसे ही आगे जाने की कोशिश करता है स्ट्रिंग अपने टेंशन फोर्स की वजह से इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा देती है, और ये कुछ न कुछ हाइट गेन कर लेगा, कुछ इस टाइप से। हमसे ये हाइट पूछिए कि ये कितनी हाइट गेन करता है, ये हाइट h पूछिए। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, अगर हम बात करें बुलेट की, तो बुलेट का मोमेंटम हो जाएगा 10 ग्राम डिवाइड बाय 1000 इंटू स्पीड 500 प्लस ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था इसलिए इसका मोमेंटम 0। आफ्टर दैट जो बुलेट है वो 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और ब्लॉक ने v स्पीड गेन कर ली, तो बुलेट का मास 10/1000 इंटू स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड प्लस ब्लॉक का मास 2 वेलोसिटी v जो हमें मालूम नहीं है, फाइंड करनी है। सॉल्व करें जरा इसको। 5 0 1, तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2v, 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, सो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट करता है, और हमें मालूम है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो याद है बाई COM ही हम अप्लाई कर दें, उसमें हमें क्या मिलेगा, हाफ mv², हाफ कैपिटल mv², ये कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। सो H इज इक्वल टू v²/2g, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। v की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, सॉल्व करोगे 0.2 मीटर हाइट तक ब्लॉक राइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। यहां आपको 2 kg ब्लॉक से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, अभी नेचुरल लेंथ पे है, और 3 kg का ब्लॉक 30 मीटर पर सेकेंड से इसके पास में आ रहा है। जब ये स्प्रिंग से कोलाइड करेगा और स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कब तक कंप्रेस होगी, तो उसका आंसर हम क्या बोलेंगे कि जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा तो ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, क्योंकि कंप्रेशन से ये दोनों ब्लॉक पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी तो ये भी चलने लग जाएगा। इसका मतलब स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होगी जब तक कि इसकी स्पीड कम होते होते और इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते इक्वल नहीं हो जाए। देन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम is equal to final momentum of system। initial momentum 3 into 30 प्लस इसका मोमेंटम 0 is equal to, बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, सो 3 into v प्लस 2 into v, 5 into v is equal to 90, सो v is equal to 18 मीटर पर सेकेंड। जब इसकी स्पीड डिक्रीज होते होते 18 और इसकी स्पीड इंक्रीज होते होते 18 हो जाएगी, तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होगी और उस स्पीड की वैल्यू हमने निकाल दी 18 मीटर पर सेकेंड। अब कंप्रेशन अगर हमें निकालना है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, और कंप्रेशन बाय COME, कंप्रेशन फाइंड करने के लिए इनिशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी और इन दोनों के पास में कोई एनर्जी नहीं है, सो हाफ m इंटू v² प्लस 0 इज इक्वल टू, कंप्रेशन के टाइम पर, मैक्सिमम कंप्रेशन टाइम पे इन दोनों के पास में काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ 3 प्लस 2 इंटू 18 स्क्वायर, कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया, प्लस हाफ k x मैक्स स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x मैक्सिमम इज इक्वल टू √1080 बाई k, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
two blocks of mass 1 kg and 3 kg are moving with velocities 2 meter per second and 1 meter per second respectively as shown in figure. If the spring constant is 75 Newton per meter, then find maximum compression in spring. जैसा कि डायग्राम दे रखा है, इसमें जो सरफेस आपको गिवन है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और ये ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आ रहा है. 3 kg का ब्लॉक भी आगे की तरफ मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से. हमें मालूम है कि जैसे ये स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी और स्प्रिंग दोनों तरफ इस डायरेक्शन में, कंप्रेस होने की वजह से इस डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, वो इसकी स्पीड को तो कम करेगा और इसकी स्पीड को बढ़ाएगा. और ध्यान देना, इस ब्लॉक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से, इस ब्लॉक की स्पीड कम होने की वजह से, इन दोनों कंसेप्ट से अगर आगे वाले ब्लॉक की स्पीड कम है तो ये स्लो चलेगा, पीछे वाले ब्लॉक की स्पीड ज्यादा है तो फास्ट चलेगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी. तब तक कंप्रेस होगी जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती. उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड कम होगी. उस समय एक्सप्रेशन मतलब कंप्रेशन होने के बजाय एलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स याद रखना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन टाइम पर दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी. अब हम इस पूरे कंसेप्ट में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. सिस्टम पे जो फोर्स लगा है वो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो कि इंटरनल फोर्स है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम, है ना. और इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस इसका हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू फाइनल. दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो हम कंबाइंड फॉर्म में लिख रहे हैं कि भाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू V. ये आ जाएगा 5/4, स्पीड आ गई 5/4 मीटर पर सेकेंड. बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व रहेगी, है ना. और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कौन से लेके चल रहे हैं हम, इसके पास तो काइनेटिक, इसके पास में काइनेटिक, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं एलोंगेटेड, इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. तो लिखिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, और इसको अगर मैं ग्राउंड लेवल लेके चल रहा हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी. इज इक्वल टू, जब ये कंप्रेस हो जाएगा उस समय इन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी. वो कितनी हो जाएगी, 5/4. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 1 प्लस 3 5/4 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, के 75 इंटू एक्स मैक्सिमम स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर ले और एक्स मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी. तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 3/2. 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू हाफ 4 25/16, है ना. 16 और ये 4 कैंसिल, 4 टाइम्स आ जाएगा 8 और 25/8 प्लस हाफ 75 एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर. यह आ जाएगा 4 प्लस 3 7/2 और ये माइनस का 7/2 माइनस 25/8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 75 एक्स मैक्सिमम स्क्वायर. इसका एलसीएम लेंगे 8 आएगा, तो 4 इंटू 7 28 माइनस 25 3/8 इज इक्वल टू 75/2 एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, है ना. ये 4 टाइम्स कैंसिल, ये 25 टाइम्स कैंसिल, 25 इंटू 4 100. एक्स मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100. सो एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू
1/10 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जो स्प्रिंग में होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, bomb is thrown with speed 20 meter per second at an angle 45 degree with horizontal. At the highest point it explodes into two parts of equal mass and one part just fall down. Find the distance of point where other part strikes to the ground from projection point. Similarly ऐसा क्वेश्चन हमने बॉम्ब ब्लास्टिंग में किया था, उसमें वेलोसिटी पूछी थी कि जब एक पार्ट फॉल डाउन होता है तो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी। यहां पर डिस्टेंस पूछी है। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं अभी करवा रहा हूं। मान के चलना ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के एक पॉइंट से हम यहां से किसी बॉम्ब को थ्रो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम ऐसा लेके चले कि बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा, तो ये हमने इसको थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड से और एंगल दिया इसको 45 डिग्री। जो ये पाथ ट्रेवल करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेवल करता हुआ यहां जाकर गिरेगा, है ना। तो सेंटर मास का जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा और यहां सेंटर मास इसका पहुंचेगा। सेंटर मास पॉइंट मास के फॉर्म में, तो पॉइंट मास का सेंटर मास वो खुद ही होगा, सेंटर मास यहां पहुंचेगा। तो ये रेंज हो जाएगी इस प्रोजेक्टाइल की, और इस रेंज की वैल्यू हम जानते हैं, निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और हम अच्छे से जानते हैं जब थीटा 45 डिग्री होता है मैक्सिमम रेंज मिलती है यू स्क्वायर साइन 90 2 इंटू 45 अपॉन जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। u की वैल्यू 20 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 10, 400 अपॉन 10 40 मीटर। तो ये रेंज हमें मिल गई 40 मीटर। अब हम करते हैं ब्लास्ट। जैसे ही हम इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, हाईएस्ट पॉइंट होता है वो रेंज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये भी r/2 है और ये भी r/2 है। यहां जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, यहां जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दो इक्वल पार्ट में ब्लास्ट हुआ। मान लेते हैं इस बॉम्ब का मास 2m है। जब ब्लास्ट होगा तो इसके दो पार्ट में ब्लास्ट होगा, एक पार्ट का मास m होगा, दूसरे पार्ट का मास m होगा। ये मास जो है ये फॉल डाउन हो रहा है। जब फॉल डाउन होकर यहां गिरेगा, क्या पहुंचा, तो दूसरा मास जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी लेकर आगे की तरफ गिरेगा, लेकिन सेंटर मास अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहां जो ब्लास्ट हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। तो सेंटर मास का पाथ चेंज नहीं होगा, सेंटर मास अभी भी यहीं पहुंचेगा। ये पार्टिकल ऐसे मोशन करता हुआ यहां आके गिरेगा। ये आया सेकंड पार्ट, m मास, ठीक है। अब सेंटर मास और ये दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे आके आ चुके हैं, ठीक है। सेंटर मास दो इक्वल, इन दोनों मास का तो सेंटर मास है ये, तो दो इक्वल मास, जो इक्वल मास होते हैं उसका सेंटर मास हमेशा उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस r/2 है तो ये डिस्टेंस भी r/2 ही होगी। तो इस मास की प्रोजेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस r/2। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू r प्लस r/2, 3r/2, और r की वैल्यू 40 रखोगे, 3 इंटू 40/2 60 मीटर। कई बार क्या हुआ इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज क्या करते हैं, इसको फॉल डाउन कराया ना, फॉल डाउन नहीं करा के रीट्रेस करा दे पाथ पे। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा, उसमें हमने इस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी थी, यहां मैं डिस्टेंस पूछूंगा। ये जब रीट्रेस करेगा तो ये पार्टिकल आते हुए वापस ग्राउंड पे यहां स्ट्राइक करेगा, लेकिन सेंटर मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वहीं का वहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो सेंटर मास की इस मास से डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल R। तो जो दूसरा पार्टिकल ब्रेक हुआ है वो R डिस्टेंस आगे जाएगा, इसका मतलब उसकी प्रोजेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी 2R। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना।